आज का हम लोग जो क्लास है हम लोग यूपीटीजीटी पीएचडी और बीपीएससी टीआरई 4.0 के अकॉर्डिंग बिल्कुल न्यू पैटर्न के हिसाब से हम लोग आज का क्लास करने वाले हैं। पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का हर एक अध्याय से हम लोग मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करेंगे अपने प्रश्नों के साथ में, और सभी प्रश्न जो है न्यू पैटर्न पर आधारित हैं और प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। हम लोग हमारा जो पहला प्रश्न है आप लोग को दिख रहा होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। हमारा पहला प्रश्न है कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। क्या ये असर्शन रीजन का प्रश्न है? तो रीजन इसका जो दिया गया है वो है ब्रिटिश नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण ब्रिटिश व्यापारियों के लिए यूरोपीय बाजार बंद होने से चिंतित थे। बताइए दोनों में से क्या कारण होगा? अगर आपको आंसर आता होगा ना तो आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। इसका एक बार समझ लेते हैं ये चीज़ है क्या। 1813 का चार्टर एक्ट क्या हुआ था और ये ब्रिटिश नेपोलियन वाली घटना क्या है। तो देखिए जब 1813 का चार्टर एक्ट आया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में व्यापार का एक अधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? तो जो नेपोलियन था, ये 19वीं सदी की घटना है। जो नेपोलियन था वो पूरे यूरोप पर अपना कब्जा करना चाह रहा था। उसकी ये जो महत्वाकांक्षा थी वो ब्रिटेन तक बढ़ चुकी थी। वो ब्रिटेन को भी उस पर भी कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन जो ब्रिटेन था वो उसकी नौसेना बहुत ही शक्तिशाली थी। इस वजह से नेपोलियन ये कर नहीं पाया। तो उसने एक नियम बना दिया पूरे यूरोप पर कि जो ब्रिटेन से आने वाला जहाज़ है या फिर जो सामान है उसे कोई भी यूरोप अपने देश में आने नहीं देगा, उसे मतलब शामिल नहीं किया जाएगा, यूरोप में लाकर उसे वो बेच नहीं सकता है। तो जब ये नियम लग गया तो ब्रिटेन के जितने भी व्यापारी थे वे सभी के सभी अपने रोजगार को लेकर चिंतित हो गए। तब उन्होंने ब्रिटिश की सरकार पर दबाव डाला कि जब हमारा व्यापार बंद हो गया है तो फिर ये जो ब्रिटेन है की सरकार है वो किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में अपना व्यापार कर रही है, वो भी अपना व्यापार बंद करे या तो फिर हमें भी भारत में जाकर के अपना सामान बेचने की अनुमति दें। इस वजह से ब्रिटेन की जो सरकार थी उन्होंने सारे के सारे जो व्यापारी थे ब्रिटेन के उनको भारत में व्यापार करने की छूट दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाय और चीन के साथ के व्यापार का एकाधिकार अपना बना रहने दिया। क्यों रहने दिया भाई? इनका जो चीन के साथ जो व्यापार था और जो चाय का व्यापार था वो इनका चीन से जाने वाला चाय था, इन पे इनको टैक्स बहुत अच्छे से मिलता था, एक भारी टैक्स मिलता था। और चीन जो था वो उसके जो नियम थे, सरकारी नियम राज्य में प्रवेश करने का बहुत ही सख्त था। चीन की जो सरकार थी उसमें कोई मंचू राजवंश का शासक रहता था। वो जो शासक था वो उसने एक नियम लगा रखा था, उसका ना विदेशियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने नियम बना रखा था कि कोई भी विदेशी जो है वो भारत मतलब चीन में ना आ सके। उसने सिर्फ एक बंदरगाह, कैंटन बंदरगाह को ही सिर्फ खुला रखा था व्यापार करने के लिए। अब ब्रिटिश सरकार जो थी उस बात से डर रही थी कि अगर पूरे ब्रिटिश के व्यापारी वहाँ चीन पहुँच जाएंगे तो वे हो सकता है उन नियमों का उल्लंघन कर दे जो सरकार ने वहाँ की चीन की के शासक ने लगा रखी है। इसी वजह से ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने ब्रिटेन के व्यापारियों को भारत में प्रवेश का अधिकार दिया, पर ये दो एकाधिकार उसने बंद रखे, क्योंकि ये रखने के बाद ब्रिटेन की हालत और भी खराब हो जाती, क्योंकि नेपोलियन ने ऐसा नियम ही लगा रखा था। और जो ये हमारा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल दोनों ही चीज़ें सही हैं। तो हमारा आंसर, इसका व्याख्या देख ले थोड़ा सा, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेपोलियन क्या है, व्याख्या से क्या है कि नेपोलियन की नाकेबंदी नीति के कारण ब्रिटिश औद्योगिक वर्ग को भारी नुकसान हो रहा था, जिससे वे भारतीय बाजार को मुक्त करने की मांग कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने जमींदारों की भूमि का मालिकाना हक छीन लिया, मालिकाना हक दिया जो वंशानुगत और हस्तांतरणीय था। सूर्यास्त नियम के तहत यदि निश्चित थी तक राजस्व नहीं दिया गया तो जमींदार नीलामी कर दी जाती थी। इसके तहत रैयतों के पारंपरिक भूमि अधिकारों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर है हमारा देखा जाए तो हमारा 1 और 2 इसमें दोनों सही है। ये दरअसल है क्या, स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि जब स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश जो सरकार थी उसने एक चीज़ देखा, उन्होंने उत्तर के भारत के उत्तरी क्षेत्र में क्या किया कि वहाँ के जो किसान थे उनसे, चूँकि किसान जो थे वे अपने एक पीढ़ी से अपने खेतों के मालिक थे स्वयं, पर उन्होंने किसानों से उनकी ज़मीनें लेकर के वहाँ के जो उस एरिया के जो क्षेत्र के जो ज़मींदार थे उनको वो ज़मीनें दे दी, और उस ज़मींदारों को ही वहाँ का वंशानुगत बना दिया कि आप ही इसके मालिक हैं। अब चूंकि उन्हें मालिक बना दिया और उन पर एक नियम भी लगा दिया कि आपको जो है वो जो टैक्स है, आपको एक टैक्स तय कर दिया कि आपको एक टैक्स देना होगा। इस टैक्स को आपको हर हाल में देना, चाहे उस राज्य में अकाल आ जाए, बारिश ना हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह की बुरी परिस्थिति होगी, लेकिन जो टैक्स है वो सही समय पे जमा हो जाना चाहिए। और टैक्स का एक नियम तय कर दिया। मान लीजिए जिस तारीख उन्होंने टैक्स का नियम लगाया कि इस तारीख को आपको टैक्स देना है, तो सूर्यास्त से पहले आप उनको वो टैक्स देना होता था। अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो उन्हें सजा दी जाती थी, उनका वो ज़मीन तो छीन ही लिया जाता था, साथ में उन्हें बहुत कड़ी सजा दी जाती थी। इस वजह से ज़मींदार जो थे टैक्स लेने के लिए किसानों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे।
तो यही दोनों के दोनों हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। हमारा तीसरा सही नहीं, क्योंकि रैयतों में क्या था, रैयतों वाली जो बातें थी, रैयतों के पारंपरिक भूमि का अधिकारों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई, हाँ ये है, लेकिन ये स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही होगा। इसका व्याख्या भी देख लें क्या है। तीसरा कथन गलत, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त ने रैयतों को पूरी तरह से जमींदारों की दया पर छोड़ दिया था। स्थायी बंदोबस्त क्या था, रैयतों में क्या था, किसानों को जमीन के मालिक हुआ करते थे, है ना, ये दक्षिणी क्षेत्र में लागू था। तो किसान ही खुद जमीन के मालिक है, तो फिर उनका तो ये कोई उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उनके पारंपरिक अधिकार छीन लिए गए थे। स्थायी बंदोबस्त में जो किसान थे उनके पारंपरिक अधिकार छीन लिए गए थे। सारी जमीनें किसे दे दी गई थी, जमींदारों को सौंप दी गई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न तीसरा की ओर। प्रश्न तीसरा हमारा कह रहा है, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित शिक्षा नीतियों आयोगों को उनकी स्थापना के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें कौन सा सबसे पहले आया था, इसके बारे में बात की जाए। देखिए, इसमें सबसे पहले आया था वुड डिस्पैच, फिर आपका हंटर आयोग, फिर आपका रैले, फिर आपका सैडलर आयोग। चलिए एक बार इसको देख लें। हमारा 2, 4, 1 एंड 3, ये हमारा सही आंसर होगा, ए हमारा सही आंसर होगा। एक सेकेंड, हाँ इसका भी थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए आंसर हमारा वो सबसे पहले क्या आया, वुड डिस्पैच आया, फिर हंटर आया गया 1854 में, वुड डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच क्या है, वुड डिस्पैच में क्या बातें थी। देखिए, जब भारत में जब अंग्रेज का शासन चल रहा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, सिर्फ अमीरों तक शिक्षा रख दी थी, ठीक है। उन्होंने जब अमीरों तक शिक्षा रख दी थी, उन्होंने कहा, उनका कहना था कि जो शिक्षा है वो अमीरों से छन छन करके गरीबों तक पहुंच जाएगी। मतलब अगर अमीर पढ़ लिख जाएंगे तो थोड़े बहुत गरीब भी पढ़ लिख जाएंगे। ये बात जो था वो अंग्रेजों का कहना था। लेकिन जब वुड आए, जब वे वुड का जब भारत आगमन हुआ, तो उन्होंने वुड डिस्पैच वो लेकर आए। उनका जो कहना था बड़ा अच्छा ही कहना था। उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी भारत के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत मतलब सरकार का ये जिम्मेदारी होती है कि वो आम जनता को भी शिक्षित करे। इस वजह से उन्होंने शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक विद्यालय है, उस प्राथमिक विद्यालय को का जो भाषा होगा पढ़ने का, उसे स्थानीय भाषा रखिए। बच्चे जो हैं वो स्थानीय भाषा में पढ़ेंगे। इसके बाद उन्होंने लंदन की तर्ज पर उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना करी। इसके साथ में उन्होंने में क्या कहा गया, वुड डिस्पैच के माध्यम से कहा गया कि प्राथमिक स्तर की जो भाषा होगी वो स्थानीय भाषा होगी, यानी कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाइए। और कॉलेज में क्या करिए, कॉलेज में अंग्रेजी और हिंदी दोनों को मिक्स करके पढ़ाइए। मतलब स्थानीय स्तर को भी ध्यान रखिए और अंग्रेजी को भी ध्यान रखिए। इसी वजह से उन्होंने वुड ने कॉलेज की पढ़ाई के लिए कहा कि एंग्लो वर्नाकुलर विश्वविद्यालय हो, जिसमें अंग्रेजी और स्थानीय स्तर की दोनों भाषाएं इसमें शामिल हो। इसके साथ में उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर 3 राज्यों में विश्वविद्यालय की स्थापना की। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उन्होंने स्थापना की, वो भी लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर। इसके साथ में उन्होंने महिला शिक्षा के लिए कहा कि महिला शिक्षा को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। और साथ में जो निजी विद्यालय थे, उन्होंने उस निजी विद्यालयों को, निजी स्कूलों को सरकारी अनुदान तक दिया। इस प्रकार से वुड ने शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार किया। इसके बाद आता है हंटर आयोग। हंटर ने कहा कि आप बड़ी बड़ी डिग्रियों को छोड़िए, आप बड़े बड़े कॉलेजों के बाद छोड़िए, पहले प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सुधार करिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो स्कूल होगा, उसके स्कूल का संचालन कौन करेगा, तो जिला बोर्ड को सौंपिए और नगर पालिकाओं को सौंपिए। इससे क्या होगा, जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल होंगे उस पर नज़दीकी से इस पर ध्यान दिया जा सकता है। इसके बाद आता है रैले आयोग। रैले आयोग जो होता है, अगर बात की जाए रैले को, तो इसमें भी ये कहा गया कि ये मतलब कोई सुधार नहीं किया इसने ना, बल्कि स्कूलों के ऊपर या शिक्षा के ऊपर सरकार का और कड़ा व्यवहार कर दिया। रैले का कहना था कि विश्वविद्यालय में जो है छात्र ना राष्ट्रवादी आंदोलन करने लग गए हैं, वहाँ छात्र जो है राष्ट्रवादी गतिविधियाँ करने लग गए हैं। इस वजह से इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित कर दिया रैले आयोग ने। तो इसने सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया। फिर आता है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग जो 1917 में आता है, तो उन्होंने वो प्रयास किया जो अभी तक मतलब ये चीज़ें चल रही कुछ हद तक अभी चली रही हैं, कुछ चीज़ें बदली। इन्होंने क्या किया, सैडलर ने क्या कहा कि जो मतलब इंटर होगा, यानी जो 12th होगा, उसे इन्होंने कॉलेज से अलग कर दिया, विश्वविद्यालय से अलग कर दिया। और इसके साथ में जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होगी उसे इन्होंने 3 साल के लिए कर दिया। इस प्रकार से इन्होंने शिक्षा में सुधार हुआ। ये सारे के सारे आयोगों ने इस प्रकार से शिक्षा में सुधार किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न 4 क्या कहता है, हमारा प्रश्न 4 कहता है कि बताइए, सबसे पहले ये सब चीज़ें क्या होगी कि इस संगठन और उसके सूची को सम्मिलित करिए। आत्मीय सभा के संस्थापक,
हाँ, तो हमारा ये बताइए इसका प्रश्न 4 का आंसर क्या होगा। आत्मीय सभा के क्या होंगे, तो आत्मीय सभा के होंगे राजा राम मोहन राय। धर्म सभा के क्या होंगे, धर्म सभा के क्या होने वाले हैं, तो हमारा राधाकांत। जो तत्वबोधिनी सभा के क्या होंगे, तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्र नाथ टैगोर होंगे। और जो सत्यशोधक समाज के कौन होंगे, तो ज्योतिराव फूले होंगे। यानी हमारा आंसर क्या होगा, हमारा ए आंसर सही होगा। इसको भी थोड़ा सा देख लें, इसका व्याख्या देख लें। तो देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। धर्म सभा 1829 में राधाकांत देव के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिराव फूले के द्वारा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न एक कहता है, राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय ने केशववादियों के उपहार नामक पुस्तक लिखी, मूर्ति पूजा कड़ा विरोध किया। बिल्कुल, वे वेदों और उपनिषदों की शुद्धता और तर्क संगतता में अटूट विश्वास रखते थे। देखिए, राजा राम मोहन राय जो व्यक्ति थे, वे उनका कहना था कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उनका नाम पुस्तक का नाम था एक केशववादियों के उपहार, और वे मूर्ति पूजा का बड़ा मतलब कड़ा विरोध करते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सही। आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारे थोड़ा आंसर क्यों चल जाए, इसकी व्याख्या भी देख लें। आर ए उन्होंने हिंदू धर्म के मूल तत्वों को शुद्ध साबित करने के लिए वेदों और उपनिषदों का सहारा लिया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा 6 कहता है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या विद्रोह का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल में चर्बी कारतूसों का प्रयोग था, लॉर्ड कैनिंग विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, या फिर दक्षिण भारत के सभी प्रमुख राज्यों ने इस विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो देखिए, इसमें हमारा जो सही आंसर होगा हमारा होगा सी, 1 और 2 केवल। क्यों, क्योंकि देखिए, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, देखिए ये बात तो सच है कि एनफील्ड राइफल के चर्बी कारतूस जो था वही था, लेकिन असलियत कारण सिर्फ एक यही नहीं था, इसके अलावा भी कई कारण थे। ये जो विद्रोह था, ये 1757 से लेकर 1857 तक के बीच में जो भारतीय थे उनके अंदर पनप रही गुस्से का कारण था ये। जब अंग्रेज जो थे, उन्होंने कई सारे राज्यों में इस तरह का अपना नीतियाँ लाई थी, उस नीतियों का कड़ा विरोध था। देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लाई थी। जो भी ये झांसी, जबलपुर, संभलपुर इनके राजा थे, उनके साथ इन्होंने क्या किया था, उनके साथ इन्होंने इन राजाओं के संतान नहीं थी, तो इन लोग जो बच्चे गोद ले सकते थे, इसका इसने पूरी तरीके से बंद कर दिया, और बंद करके उनके राज्यों को इसने जबरन हड़प लिया। ये नीति की वजह से जो राजा थे उनके अंदर गुस्सा भरा था। इसने अवध के राजा के ऊपर झूठा आरोप कुशासन का लगा करके उसके राज्य को छीन लिया, उसके राज्य को हड़प लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, गुस्सा का कारण बन रहा था। इसके साथ में ये रहे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ला दी, किसानों का गुस्सा, ये सारी चीज़ें क्या, सैनिकों के साथ अपमानजनक अन्यायपूर्ण व्यवहार, ये सारी चीज़ें क्या थी, 100 साल से पनप रहने वाला गुस्सा था। और इस गुस्सा ने 1857 में आकर के ये जो चर्बी युक्त राइफल था, ये एक चिंगारी की तरह था। बारूद तो कई सालों से बन रहा था, इसी बारूद के ऊपर एक चिंगारी की तरह जब ये लगा तो वो बारूद क्या हो गया, भड़क गया, फट गया। इस तरीके से चीज़ें। दक्षिण भारत में क्या था, दक्षिण भारत जो था इस विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था मतलब उतना खुल के नहीं लिया था, ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं लिया था। कोल्हापुर वगैरह में ऐसा चीज़ें हुई थी घटना, हैदराबाद कोल्हापुर में, लेकिन उतना नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पे रैयत बाड़ी व्यवस्था थी। रैयतों में क्या था, किसान ही अपनी ज़मीन के मालिक थे, तो इस वजह से वहाँ उतना विद्रोह नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ रीज़न थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लें क्या कहता है। इसकी व्याख्या के अनुसार ए और 2 ठीक है, तीसरा कथन गलत है, क्योंकि नर्मदा के दक्षिण का क्षेत्र यानी दक्षिण भारत और पंजाब, राजपुताना, बंगाल का एक बड़ा हिस्सा इस विद्रोह से काफ़ी हद तक अछूता रहा। ये सारे क्षेत्र ना इस विद्रोह में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण की दूरी ज़्यादा थी, तो सीमा का ये जो दूरी था, इस सीमा की दूरी की वजह से चीज़ें रुकी हुई थी। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा प्रश्न 7वां क्या कहता है, हमारा प्रश्न 7वां कहता है कि विश्लेषणात्मक प्रश्न है ये। 1858 की महारानी की घोषणा का मुख्य प्रशासनिक उद्देश्य क्या था। भारत में पूर्ण रूप से ब्रिटिश सामाजिक व्यवस्था को लागू करना, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप देना, या फिर भारतीय राजाओं के सभी राज्यों को बलपूर्वक ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, या फिर भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की शुरुआत करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर देना 1858 का, भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप देना। अब ब्रिटिश जो सरकार थी वो डायरेक्ट क्राउन के माध्यम से अपना शासन चलाना चाह रही थी भारत के अंदर। देखिए इसका आंसर क्या देख लें, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंपना। यानी 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके बाद ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम लाया 1858 पारित किया, जिसने क्या कहा, कंपनी के शासन को खत्म कर दिया जाए, अब ब्रिटिश क्राउन ही शासन करेगी। ये सब अंग्रेजों की एक चाल थी, भारत में किसी प्रकार से पूरी तरीके से मतलब पैर जमाया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आईएनएस के उदारवादी चरण के नेताओं की कार्यप्रणाली के संदर्भ में क्या सही है। वे 3P यानी प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट
ये संवैधानिक पद्धति में विश्वास करते थे। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता ये 3P में विश्वास करते थे? वे ब्रिटिश न्यायप्रियता में अटूट विश्वास रखते थे, या फिर उन्होंने जनता को लामबंद करने के लिए सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन का आयोजन किया था? क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए, जब मतलब ये जो घटना है, ये इस समय जो भारत में उदारवादी विचार के जो नेता रहते थे, यानी कि दादा भाई नौरोजी, प्रफुल्ल चाकी, ये सारे लोग जितने भी थे, इन लोगों ने क्या किया था, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, ये सारे जो नेता थे, इन नेताओं का क्या सोच था कि भाई जो ये जो दारवादी नेता थे, इनका सोचना था कि क्यों हम अंग्रेज़ों से मतलब लड़ने जाए। उनका ये मतलब इनका ये मानना था ना कि अंग्रेज़ जो थे वे बुरे नहीं हैं, वे भारत का मतलब शोषण नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार जो है वो तो ब्रिटेन में बैठी है, उन्हें पता ही नहीं कि भारत में असल में दिक्कत क्या हो रही है, ये उनका मानना था। इस वजह से वो कहते थे कि जब ये सब चीज़ें चल ही नहीं रही तो हम क्यों अंग्रेज़ों का विरोध करें। उसमें विरोध वाली कोई बात ही नहीं आती थी, है ना। तो जब ये बात नहीं आ रही थी तो इसी वजह से इन लोगों ने क्या किया, 3 पेयर का पालन किया, यानी प्रेयर करते थे, पत्र लिखते थे अंग्रेजों को कि भाई हमारे यहाँ दिक्कत है, इसका समाधान करिए। नहीं मानते थे तो पिटीशन डालते थे न्यायालय में जाकर के कि न्यायालय की ओर से बात मनवाई जाएगी। फिर प्रोटेस्ट करते थे, यानी छोटे मोटे रूप से कहीं बैठ गए, आंदोलन कर लिया हल्के फुल्के रूप से, उस तरीके से, वो भी कोई बड़ा विशाल आंदोलन नहीं। इसके बाद जब उग्रवादी आते हैं, उग्रवादी नेताओं का दौर आता है, लाल बाल पाल, तब ये कहते हैं कि अब हम भीख नहीं मांगेंगे अंग्रेजों से, अब हम बात हिंसा के साथ रखेंगे। तब जाकर गांधी का युग आता है। तो वे ब्रिटिश न्यायप्रियता में अटूट विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश को बहुत न्यायप्रिय मानते थे, उनमें विश्वास रखते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कि ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। इसका व्याख्या भी देख ले। 1, 2 कथन 3 गलत है, क्योंकि उदारवादी नेता जन आंदोलन का व्यापक सविनय अवज्ञा विश्वास नहीं करते थे। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात ही नहीं आया था, क्योंकि गांधी युग ही नहीं आया था, गांधी जी भारत में नहीं आए थे। यह रणनीति बाद में गांधी युग में आई। हमारा 9 प्रश्न क्या कहता है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की, क्या ये सच है? वास्तविक प्रशासनिक कारणों के तहत बंगाल का क्षेत्रफल इतना बड़ा था कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए वहाँ शासन करना असंभव था। देखिए, देखा जाए तो हमारा ए बिल्कुल सही है, आर भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक प्रशासनिक कारण नहीं था, ये तो आधिकारिक कारण बताया था। अंग्रेजों ने सिर्फ कह दिया था कि यही कारण है, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, यहाँ पे एक अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर इतना बड़ा शासन नहीं संभाल सकता। लेकिन असलियत क्या था? असलियत था कि वहाँ पे आंदोलन भड़क रहे थे, उसको उन्हें रोकना था, हिंदू मुस्लिम को तोड़ना था, बस यही कारण था। तो हमारा ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम इसका व्याख्या थोड़ा देख लें। हमारा व्याख्या क्या कहता है इसका, कि यद्यपि आधिकारिक कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया, परंतु वास्तविक उद्देश्य बंगाल में पनप रहे राष्ट्रवाद के रीढ़ को तोड़ना था और हिंदू मुस्लिम एकता को विभाजित करना था। आगे बढ़ते हैं। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान गठित राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का प्रथम उद्देश्य क्या था? 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। क्यों? ताकि देश में राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाए, यानी जो विदेशी शिक्षा है उसको हटाइए, राष्ट्रीय शिक्षा लेकर के आइए, ये प्रयास किया गया था। हम बढ़ते अपने अगले, इसका व्याख्या देख ले। स्वदेशी आंदोलन के एक हिस्से के रूप में सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार किया गया, जिसके विकल्प के रूप में इस परिषद की स्थापना की गई। प्रश्न 11वां क्या कहता है हमारा, 1907 के कांग्रेस के सूरत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, क्या ये सच है? या फिर अंततः डॉक्टर रासबिहारी घोष को सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया और इस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नरमपंथियों का दमन शुरू किया और गर्मपंथियों को संरक्षण दिया? क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए, इसका तीनों ही आंसर सही है। क्यों? क्योंकि जब नरम दल और गरम दल जो थे, गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक को चाह रहे थे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना, लेकिन गरम दल के नेता ने क्या किया, डॉक्टर रासबिहारी घोष को सूरत अधिवेशन के समय अध्यक्ष बना लिया। ये लोग वहाँ पे शांत हो गए, ये लोगों ने उस चीज़ को मान लिया। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो बहुत तेज़ दिमाग लगा रही थी। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, यहाँ पे कैरेट एंड स्टिक वाला रूल इस्तेमाल कर दिया। कहने का मतलब है कि उन्होंने जो गरम दल के लोग हैं उन्हें ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई हम तो हैं, हम आपके साथ हैं, और नरम दल को क्या कहना चाह रही थी, नरम दल को जबरन उन पे उनको जेल में बंद कर दे रही थी, उन पे दमनकारी नीतियाँ लगा दे रही थी, ये कर रही थी। और इनके लिए 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार ला दिया गरम दल के लिए। मतलब एक तरह से कैरेट दे रहे हैं, दूसरी ओर से स्टिक दे रहे हैं, है ना। कैरेट दे रहे थे गरम दल वाले को, नरम दल वाले को स्टिक दे रहे थे। यही नीति का इन्होंने पालन किया। यानी हमारे तीनों डी जो हमारा आंसर होगा, तीनों का तीनों सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हमारे इसका व्याख्या भी देख लें कि 3 गलत है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कैरेट एंड स्टिक नीति के तहत गर्मपंथियों का दमन किया, तिलक को जेल भेज दिया, नरमपंथियों को सुधार का लालच देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया।
अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लखनऊ 1916 के लखनऊ समझौते का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव क्या पड़ा? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस में पूर्ण रूप से विलय कर लिया था, या फिर ब्रिटिश सरकार ने भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज देने की घोषणा की, या फिर उग्रवादियों को हमेशा के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया? देखिए इसका आंसर जो होगा, हमारा आंसर ए सही होगा। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। मजबूरी क्या था? मजबूरी ये था कि जिस समय 1916 समय में लखनऊ समझौता हुआ था, ये समझ में आ गया था कि अकेले कांग्रेस जो है अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकती है, उन्हें मुस्लिमों का सहयोग चाहिए ही चाहिए। इस वजह से, और मुस्लिम भी अंग्रेज से खिन्न थे भाई, उनका तो वो जो खलीफा वाला तुर्की का जो हुआ था, खलीफा मानते थे अंग्रेज। ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि हम उससे लड़ेंगे नहीं तुर्की के साथ, वो लड़ चुके थे, तो मुस्लिम भी जो थे वो इनके साथ गुस्से में थे। ऊपर से बंगाल विभाजन को उन्होंने रद्द कर दिया था 1916 में। तो ये सारी घटनाएं जो थी वो मुस्लिम लीग के लिए भी बहुत अंग्रेजों के खिलाफ उनके अंदर गर्मी या गुस्सा रखी हुई थी। इसका प्रभाव दिखा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने सोचा कि ये मजबूरी है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। इस मजबूरी का उन्होंने फ़ायदा उठाया और ये कार्य हुआ। इसकी व्याख्या को थोड़ा सा देख ले। इसकी व्याख्या क्या कहता है? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। यह समझौता दूरगामी रूप से विवादास्पद रहा, क्योंकि कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार करने से भविष्य में द्विराष्ट्र सिद्धांत और विभाजन की नींव मजबूत हुई। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न 13 कहता है कि महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कारण क्या था? फरवरी 1922 में गोरखपुर की चोरा चोरी में एक हिंसक घटना हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारी ने पुलिस थानों को आग लगा दी थी। बिल्कुल दोनों सही है, दोनों की मतलब ये चीज़ हुआ था। गांधी ने इसी घटना से, जब वो उसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था, इसी घटना से गांधी जी बहुत आहत हुए थे, क्योंकि वो कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो बिल्कुल हिंसा जिसमें नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे हिंसक बनता चला गया, और इसी घटना को देखकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। हमारा ए बिल्कुल सही है इसका आंसर। इसका थोड़ा व्याख्या भी देख ले। घटना से दुखी होकर निर्णय को ले लिया था। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि 1923 में स्वराज्य पार्टी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? इसकी स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वराज्य पार्टी की बिल्कुल सही है। इनका उद्देश्य काउंसिलों का बहिष्कार करना था, या फिर वे परिषद के भीतर प्रवेश करके ब्रिटिश नीतियों में गतिरोध पैदा करना चाहते थे। देखिए हमारा ये आंसर, इसका हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 3, यानी सी हमारा इसका आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना तो CR दास मोतीलाल नेहरू ने ही की थी, और इसका उद्देश्य यही था कि वे परिषद के भीतर जाएंगे, ब्रिटिश की जो नीतियां हैं ब्रिटिश सरकार की, उसमें गतिरोध पैदा करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? सी सही होगा। इसके और थोड़ा देख लें। कथन दो गलत है, क्योंकि वे परिषद को बहिष्कार करने के बजाय उसमें प्रवेश करने के पक्ष में थे। वे जिन्हें वे प्रो चेंजर्स कहा गया है ना, वो चाह रहे थे कि वो परिषद में जाए और जाकर के सरकार का जो भी नीति आए जो भारतीयों के हित में नहीं हो, उसका वे खुल करके विरोध कर सकें। प्रश्न 15 क्या कहता है? 1928 के साइमन कमीशन को पूरे भारत में कड़ा विरोध किया गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत भयंकर विरोध हुआ था। क्यों? क्योंकि इस कमीशन के सभी 7 सदस्य थे और इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, है ना। यही इसका आंसर होगा, हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा और भी है, एक सेकेंड, नहीं, हाँ ठीक, हमारा बी आंसर हो जाएगा। से थे। भारत के संवैधानिक भविष्य का फैसला करने वाले आयोग में किसी भी भारतीय का ना होना भारतीय के आत्मसम्मान पर चोट थी। भाई भारत के लिए फैसला लेंगे श्वेत सारे के सारे कमीशन के सदस्य, और एक भी भारतीय नहीं, तो भारतीयों का हित कैसे होता है? इसी बात को लेकर के इसका कड़ा विरोध किया गया था। अब प्रश्न 16 क्या कहता है? 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। तो बिल्कुल सही है ये। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बिल्कुल सही। ये पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ। बिल्कुल सही। और इसको प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय भी किया गया था। हमारा आंसर क्या सही होगा? हमारा आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 3। इसका क्या कहता है एक्सप्लेनेशन? अब व्याख्या कहता है तीनों की कथन पूरी तरह सत्य है। इसी अधिवेशन के निर्णयों के कारण 26 जनवरी की तिथि का ऐतिहासिक महत्व बना, जिसके कारण बाद में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़े हम। 17वां प्रश्न क्या कहता है? गांधी जी ने 1930 में नमक को सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु बनाया। नमक पर टैक्स ने अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से प्रभावित किया और यह मानव जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत थी। बिल्कुल सही, दोनों सही है हमारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नमक जो था गांधी जी ने इसीलिए चुना क्योंकि गांधी जी को बड़ा जन आंदोलन चाहिए था, छोटे मोटे स्तर का नहीं चाहिए था। और जब बड़ा जन आंदोलन चाहिए तो उन्हें वैसे लोगों को भी तो जोड़ना होगा ना, तो कोई ऐसा बुनियादी चाहिए जिसका यूज सभी करते हैं। तो उनके लिए नमक दिखा कि नमक पे सरकारी टैक्स लगाया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा टैक्स था, इसलिए गांधी जी ने इसे चुना था।
आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या तो हम लोग जानते ही, आगे चलें। 1932 में पूना पैक्ट का मुख्य परिणाम क्या हुआ? 1932 में पूना पैक्ट आया तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग को इसमें क्या किया गया? स्वीकार कर पूरी तरह मान लिया गया था, या फिर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को त्याग दिया गया, लेकिन प्रांतीय परिषद में दलितों के लिए आरक्षित सीटें बढ़ा दी गई थी? बिल्कुल, हमारा बी सही आंसर होगा। इसी समय पूना पैक्ट के समय में गांधी जी ने अनशन किया था और भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ, क्योंकि गांधी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इसको देख करके उन्हें मनाया गया अम्बेडकर जी को कि ये मतलब आपस का विवाद को सुलझाएं। अम्बेडकर जी भी भाई ऐसा तो नहीं था कि वो गांधी जी के खिलाफ थे, वो गांधी जी के समर्थन में ही थे, बस वे अब दलितों के लिए एक चाह रहे थे कि उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हो। लेकिन गांधी जी की स्थिति को देखते हुए उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था और वे इस बात को मान गए थे कि प्रांतीय परिषद में दलितों के लिए सीट, जो आरक्षित सीटें थी, उसको बढ़ा दिया गया था। ये सेम चीज़ें यहाँ पर होगी कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को त्याग दिया गया, लेकिन प्रांतीय परिषद में दलितों के लिए आरक्षित सीटें बढ़ा दी गई। मैकडोनाल्ड की कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी जी ने अनशन के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में यह समझौता हुआ था, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। कहता है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कौन से प्रावधान शामिल किए गए थे? एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव था इसमें, या फिर प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू करना था, या केंद्र स्तर पर द्वैत शासन को लागू करना था? तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? 2, 3 बिल्कुल सही है, तीनों सही। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, अखिल भारतीय संघ, यानी हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें व्याख्या थोड़ा सा देख लें, व्याख्या क्या कहता है इसका? हमारा डी सही है। इस तीनों ही प्रावधान इस अधिनियम के मुख्य हिस्से थे। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को हटा दिया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, केंद्र में इसे लागू किया गया था द्वैत शासन को। आगे बढ़े, हमारा 20वां प्रश्न क्या कहता है? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने पर कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सहमति के बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर लिया। बिल्कुल सही है, दोनों ही घटनाएं सही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस से पूछा नहीं कि अंग्रेजों ने इसे शामिल कर लिया, कहा रीजन बताया कि हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी है, और इसी की वजह से उन्होंने एक ऐसा नियम लगा दिया रक्षा के लेकर के, जिसका विरोध कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने कहा हम गुलाम देश के लोग हैं, आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं और हम गुलाम देश के लोग आपके लिए कैसे लड़ सकते हैं? तो अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो ठीक है, लोकतंत्र हमें भी दीजिए, हमारे देश में भी दीजिए। ये बात कांग्रेस ने कही थी। इसमें आर सही है और आर की सही व्याख्या है, ए सही है इसका आंसर। हमारा इसका व्याख्या क्या कह रहा है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने बिना भारतीय नेताओं या प्रांतीय सरकारों से विमर्श किए भारत को युद्ध का हिस्सा बना दिया, जिसके विरोध में इस्तीफे दिए गए। कांग्रेस का इस्तीफा दे दिया गया था। 1942 के क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्यों खारिज कर दिया था? क्योंकि इसमें वापस से डोमिनियन स्टेट का झुंझुना थमा दिया गया था और अप्रत्यक्ष रूप से क्या क्या देश के विभाजन की संभावना को स्वीकार किया गया, जिसका बी आंसर जो होगा वो हमारा सही होगा, है ना। बी सही होगा। इसका व्याख्या देख लिया जाए, व्याख्या क्या कह रहा है? क्योंकि इसने डोमिनेंट स्टेट का प्रस्ताव दिया था, अप्रत्यक्ष रूप से देश के विभाजन की संभावना को स्वीकार किया था। कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता चाह रही थी। उन्होंने 1930 में जब त्याग दिया तो अब क्या करेंगे वो? डोमिनेंट स्टेट और इसके कुछ प्रावधानों से प्रांतों को अलग होने का अधिकार मिल रहा था इसमें, और जिससे लीग को अलग पाकिस्तान की गंध आ रही थी, लेकिन स्पष्टता ना होने से दोनों ने खारिज किया। लीग को स्पष्ट नहीं था, उन्हें लग रहा था कि भाई पाकिस्तान की मांग उनके साथ आगे बढ़ सकती है, पर उन्हें स्पष्ट न होने की वजह से लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया था। और कांग्रेस ने कहा था कि आप डोमिनियन स्टेट तो दे रहे हैं, पर इसमें अभी भी आप ब्रिटिश सरकार का शासन रख रहे हैं, तो क्या फायदा? आगे बढ़े, 22वां क्या कहता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताओं के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन पूरी तरह से नेतृत्वहीन था, क्योंकि शीर्ष नेताओं को ऑपरेशन जीरो के आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। बिल्कुल सही। और आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों जैसे बलिया, तामलुक में समानांतर सरकारें बनाई गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने आधिकारिक तौर पर इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन लिया। नहीं, 3 गलत है। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी का होगा, हमारा 1 और 2 सही होगा इसका आंसर, ठीक है, ए सही होगा। कैसे देख ले, व्याख्या 3 गलत है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ जो था वो ब्रिटेन के साथ शामिल हो गया था, इस कारण इन आंदोलन का उसने बहिष्कार किया था, समर्थन नहीं किया था, ठीक है। 23वां प्रश्न क्या कहता है? 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसने भारत के पूर्ण विभाजन को और स्वतंत्र पाकिस्तान के निर्माण को तुरंत स्वीकार किया। सेम प्रश्न आ गया? नहीं, हाँ ठीक। या फिर इसने भारत के पूर्ण विभाजन और एक स्वतंत्र पाकिस्तान के निर्माण को तुरंत स्वीकार कर लिया, या फिर इसने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय का प्रस्ताव दिया जिसमें प्रांतों को समूह एबीसी में विभाजित किया गया। बिल्कुल सही। हमारा बी प्रश्न जो है, प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 ग्रुप बांट दिए थे, हिंदू बहुल क्षेत्र, मुस्लिम बहुल क्षेत्र और दोनों मिला जुला क्षेत्र, इस तरीके से उन्होंने बांट दिया था। इस वजह से ये जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये बातें सच आती हैं।
इन ढीले ढांचे वाले त्रिराष्ट्रीय का प्रस्ताव दिया था, ABC में बांट दिया था। कैबिनेट मिशन के ने शुरुआत में पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था और एक एकीकृत भारत के तहत प्रांतीय समूहीकरण का प्रस्ताव दिया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान मांग रही थी, कैबिनेट मिशन योजना का कहना था कि हम पाकिस्तान नहीं देंगे। उन्होंने ये व्यवस्था करी कि एक ऐसा प्रांत बना दिया जाए जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र वाला हो, ताकि मुस्लिम लीग की मांग को थोड़ी सी राहत मिल जाए। 24वां प्रश्न हमारा कहता है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया ताकि वे यथासंभव एकीकृत भारत का हस्तांतरण सुनिश्चित कर सके। बिल्कुल सही। कैबिनेट मिशन योजना के विफल होने और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे चरम पर थे। बिल्कुल। जिसमें विभाजन अपरिहार्य हो गया था। बिल्कुल सही, दोनों सही है। आर्य की सही व्याख्या है। माउंटबेटन का मूल उद्देश्य क्या था? भारत को एकजुट रखना था, लेकिन जमीनी हकीकत तो और ही कुछ हो गया। भीषण दंगे हुए, इस वजह से विभाजन को 3 जून प्लान के रूप में तैयार करना पड़ा, है ना। 25वां हमारा अंतिम प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रकाशित समाचार पत्रों पत्रिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम के समय में कौन सा समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो मूक नायक B.R. अम्बेडकर ने। बिल्कुल सही। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। बिल्कुल सही। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। बिल्कुल सही। यानी हमारा तीनों का तीनों क्या है? सही होगा। इसका व्याख्या क्या कहता है? व्याख्या कहता है तीनों ही पूरी तरह सुमेलित हैं। मूक नायक बाबा साहब अम्बेडकर की रचना है। पत्रिका थी अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की थी। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के पत्र थे। चलिए, आज का हमारे पूरा 25 जो प्रश्न था वो समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग के सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अपनी क्लास के साथ में।